जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आज हमारी क्लास है पहली पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल की, इसका बाकायदा आगाज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे गालिबन मार्च का सेकंड वीक था और कोरोना वायरस की वजह से हमें बंद करना पड़ा। सारी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने बंद किया और अभी तक बंद हैं। 2 ढाई महीने का अरसा गुज़र चुका है। तो इस 2 ढाई महीनों के अरसे में आप लोगों को काफ़ी मसले मसाइल आए होंगे। आप बड़ी टेंशन में होंगे, लेकिन उम्मीद है अभी लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है। इस वबा से अभी का पूरे तौर पे हमने काबू तो नहीं किया, लेकिन हम अपना सिस्टम स्टार्ट कर हमने किया है, ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। एचईसी ने कहा है, ओपीसी, इंजीनियरिंग काउंसिल और यूटी टेक्सला ने भी हमें ये कहा कि जी अपने ऑनलाइन स्टार्ट कर दें। सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट कर दिया है, तो हम भी उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को ऐसा कामयाब करें कि हमारा नुकसान भी ना हो और आप अगली जगह पे चले जा सकें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं इस लिहाज से, तो हमारी भी वैसी ही पॉलिसीज़ हैं, लेकिन ये एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। इसका मतलब नहीं अगर किसी स्टूडेंट्स को इश्यूज़ है, तो वो फ्रेंडली डिस्कस कर सकते हैं, उन इश्यूज़ को डिस्कस करें, हमारे साथ डिस्कस करें। आपके लिए ग्रुप्स बना दिए गए हैं, वहाँ पे डिस्कशन करें और हम उसको हमारे टीचर्स आपको आज पहले तो सिर्फ़ 4 बजे तक के लिए अवेलेबल होते थे और आजकल 24/7 अवेलेबल हैं। मैंने देखे हैं कुछ एडवाइज़र जो हैं, क्लास टीचर्स जो हैं, वो आपको नाइट टाइम में भी आपको जवाब दे रहे होते हैं और सारी चीज़ें आपको डिस्कशन कर रहे थे। हालाँकि मैं भी उनके साथ इन टच होता हूँ। तो बाकी जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम का ताल्लुक है, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है उन्होंने कहा है जी, एक पॉलिसी बनी है, आप लोगों के साथ शेयर भी की होगी, हमने मीटिंग्स की हैं। तो मिड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स हैं, उनका ये होगा कि जी वो आपके क्विज़ेज़, असाइनमेंट सेशनल होंगे। तो ये अप टू द टीचर है। तो इस पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल के लिए हमने ये करना है कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँगा, थोड़ा टिपिकल सी भी होगी, जस्ट फॉर पहले एक दूँगा, वो नॉन ग्रेडेड होगी। अगर आप लोगों ने उसको अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया, तो उसको फिर उसके सेकंड मरले में हम उसको ग्रेडेड भी डाल देंगे। ठीक है जी? उसके बाद वो आपने मुझे सबमिट करवानी होगी, उसका एक प्लेटफ़ॉर्म बना देंगे, जो भी होगा प्लेटफ़ॉर्म, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूँगा। इस लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट दूँगा जो नॉन ग्रेडेड होगी, ताकि पता चल सके कि लड़कों के लिए कितना ये सिस्टम है, घर से बैठ के काम करना, उसको सबमिट करना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अगर प्रॉब्लमैटिक होगा, करना तो बहरहाल हमने है ही है, ठीक है? तो इसको इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, इसकी जो हैं प्रॉब्लम्स को देखेंगे और डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। तो उसके बाद चलते हैं जी, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हमारे होने हैं, वो 15 जुलाई तक की जो अभी तक डेडलॉक है, इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया है। उस वक़्त तक अगर उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू करते हैं, तो फिर हम उस पे सोचेंगे। अगर वो 15 जुलाई के बाद कहते हैं जी इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर लें, तो हम ये जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम का एग्ज़ामिनेशन होता था, वैसे ही हमने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है। तो अगर नहीं होता, तो फिर उसके लिए भी हम सिस्टम बनाएँगे, जैसे अभी हम मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम बना रहे हैं, वैसे भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इस लेक्चर के दौरान आपकी अटेंडेंस भी मॉनिटर हो रही है, तो आप सारे अपने मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे चैट में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें और दूसरा, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में भी यहाँ से अटेंडेंस ली जा सकती है, ऐसा इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। तो मैं बीच में ऐसा भी सिस्टम करूँगा, कोई हल्का-फुल्का क्विज़ किसी भी टाइम हो सकता है और क्विज़ जो होता है वो किसी स्पेसिफ़िक लिंक पे पड़ा होगा और वहाँ पे कह दूँगा कि जी इस लिंक को करेंगे, तो उसमें भी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप उसको तरीक़ाकार बता देंगे, अभी नहीं बताते और उसको एक छोटा-सा क्विज़ 2 टू 3 मार्क्स का या नॉन ग्रेडेड होगा, जस्ट फॉर योर अटेंडेंस कि आप वहाँ पे मौजूद भी हैं या नहीं हैं। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट होगी कि इस क्लास को, इस सारे सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम को कामयाब करना है, तो आप लोगों ने करना है और इनमें अगर जो भी कमियाँ कोताही हैं, वो हमारे तक पहुँचाएँ, तो हम इसको रिमूव कर सकें। तो दूसरा, आपके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल टाइम रखा गया है, 11 बजे से ऑनवर्ड हमने ये स्टार्ट करना होता है सेशन। 11 बजे से क्लास नहीं है, लेकिन आज एक स्पेशल परमिशन, थोड़ी देर पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें परमिशंस के थे कि फ्राइडे को जो है हम इसको अर्ली स्टार्ट करेंगे, ताकि जुमे की ब्रेक बीच में मिल सके टीचर्स को। गालबन आपकी तो वहाँ पे नहीं है। जहाँ तक फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट की बात है
वो भी आप लोगों ने घर में बैठ के करने हैं, ताकि 8वां सेमेस्टर है, आपको आपको जो ही आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हों, गालबन 8 हफ्ते आपके रह गए हैं। 8 हफ्तों के बाद आप जो ही स्टार्ट करेंगे, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और एग्ज़ाम के बाद ताकि एफवाईपीज़ की राइट अप भी आपका कंप्लीट हो। जिनका सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो सॉफ्टवेयर पे करेंगे, और जिनका हार्डवेयर है वो उसको भी अगर सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट कर सकते हैं तो अभी भी उनके पास चांस है। इसकी डिटेल्स पॉलिसी जो है वो एफआईपी के अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हुई थी, वो आपको बिलाल साहब बता देंगे। तो बाकी कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, दानिश साहब कोई थे मेरे साथ, अगर वो मुझे बताएं कि हमने लास्ट जो थी, लास्ट टाइम जो थे हमने क्या स्टडी किया था, आई थिंक सो हम जो देख रहे थे लेमडा आइट्रेशंस को देख रहे थे। लेमडा आइट्रेशन सिस्टम जो था, उसको हमने देख रहे थे, और हमने उसको काफ़ी सारी असाइनमेंट्स भी मैंने आपको दी हुई हैं जो पेंडिंग हैं, तो उम्मीद है कि आप उसको करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको लेमडा आइट्रेशन, ये तो मैंने आपको बताया तो अभी याद होगा, क्योंकि 2.5-3 महीने का वक्त है। तो आज का लेक्चर जो है मैं आपको एक हल्का सा रिव्यू देने लगा हूँ, और मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, और फिर आपके साथ मैं उसको शेयर करता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके। ठीक है जी। Exactly.
क्वेश्चन आ गया। P1 के फॉर्म में होगी, जैसे C1 की वैल्यू आ सकती है इस तरीके से 500 P1 स्क्वायर प्लस 100 P1 प्लस x। तो इसमें क्या है, C1 डिपेंड क्या कर रहा है, P1 के ऊपर कर रहा है, और C2 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P2 के ऊपर। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं, अब ये हम लोग को डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन मैंने आपको बताया कि हमको इंक्रीमेंटल कॉस्ट यूनिट 1 की और इंक्रीमेंटल कॉस्ट यूनिट 2 की क्या रखना है, बराबर रखना है। अब हमने देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अब हमें क्या करना है, फॉर इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। एक हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है जिससे ये दिखाना है कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया है कि अगर सिस्टम लिया है जो कि सब्जेक्टेड टू क्या है, कंस्ट्रेंट है और ट्रांसमिशन लॉसेज नहीं है, तो हमने क्या लिखा है, पी डी माइनस पी जी इक्वल्स टू जीरो। आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिवली एक फंक्शन लिया है पी डी माइनस पी जी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, फंक्शन जीरो है। मगर अगर क्या है कि अगर हमारे पास सिस्टम में क्या है, अगर हमको सिस्टम प्रैक्टिकल सिस्टम में देखना है तो पी डी माइनस पी वन प्लस पी टू क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा।
ठीक। तो हम सिस्टम में एक लैग्रांजे मल्टीप्लायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक शेड्यूलिंग हमको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन डेवलप करना है जिससे IC1 और IC2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया है कि जो C टोटल है दैट इज C1 प्लस C2। ये जो C टोटल आप देखिए यहाँ पे लिखा है C टोटल C1 प्लस C2, ठीक। और अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये क्या होगा, C टोटल C1 प्लस C2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ PD माइनस P1 प्लस P2, ठीक। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा, आपको टोटल कॉस्ट लेनी है प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वालिटी कंस्ट्रेंट लेना है। terms. Okay, now we will understand this presentation what actually the economic scheduling is all about. Okay, what is incremental loading, what is incremental fuel cost, what is incremental fuel rate, what is heat rate, okay, what actually the Lagrange multiplier will do, okay, what is the condition for economic scheduling, okay, what is Lagrange objective function, and when we incorporate transmission, what actually the factor which affect the unit, and that factor is penalty factor. So we will look after these aspects subsequently while the presentation. Okay, so and one thing more, this lecture is basically augmented in Hindi as well as in English. Okay, so one should ask a question that why we do economic scheduling. Okay, so the purpose is basically to reduce the operation cost of the generation. ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी है कि इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैसे रिड्यूस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल लोडिंग, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल लोडिंग। अब आपको ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज इंक्रीमेंटल लोडिंग। सो इंक्रीमेंटल लोडिंग समझने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पावर सिस्टम नेटवर्क है ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, ठीक है। अब इस नेटवर्क में क्या है, कई बसेस हैं, ठीक, और उन बसेस पे क्या है, जनरेटिंग यूनिट्स हैं, ठीक। कुछ बसेस में जनरेटिंग यूनिट्स हैं, कुछ बसेस में क्या है, लोड है, ठीक। कुछ बसेस ऐसी होंगी जहाँ पे जनरेटिंग यूनिट भी है और लोड भी है। और ये जो सिस्टम है ये पूरा क्या है, कनेक्टेड फॉर्म में। ये सिस्टम कैसा है, कनेक्टेड फॉर्म में। ये सिस्टम रिंग टोपोलॉजी में भी कनेक्ट हो सकता है और ये सिस्टम क्या है, रेडियल टोपोलॉजी में भी कनेक्ट हो सकता है। अलग अलग टोपोलॉजीज के अलग अलग एडवांटेज हैं। हमें बस इन एडवांटेजेस को क्या करना है, यूटिलाइज करना है और समझना है कि इकोनॉमिक शेड्यूलिंग को क्यों यूज़ करते हैं और इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होती है, ठीक। So we can easily say this thing, a total system load is divided among various generator units and that all the units operate at equal incremental cost. जितना भी लोड है उसको जितनी भी यूनिट्स है जनरेटिंग यूनिट्स उसमें डिवाइड होना है और जितनी भी यूनिट्स हैं दैट शुड ऑपरेट एट इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अभी हम लोग समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ऑल अबाउट, ठीक। उसके पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है एक प्लांट में। अगर इनपुट देखा जाए थर्मल पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में तो सीधी सी बात है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो रहा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी क्या है, किलो जूल पर आवर। और उस प्लांट का क्या होगा, आउटपुट मेगावाट में होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हाइड्रो में देखा जाए तो हाइड्रो में क्या है, इनपुट डिस्चार्ज है, फ्लो रेट है दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। और आउटपुट क्या है, मेगावाट में। इसका मतलब मेगावाट आउटपुट क्या है, दोनों केसेस में सेम है। थर्मल में भी मेगावाट आपको मिल रहा है और हाइड्रो में भी आपको क्या मिल रहा है, मेगावाट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू थर्मल एंड हाइड्रो। अब हम लोग समझते हैं इस फॉर्मूले को कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसको हीट रेट हमने डेवलप किया। अब हीट रेट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट, इट इज अ रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट। तो अगर थर्मल पावर प्लांट का हीट रेट देखेंगे तो क्या होगा, इनपुट अभी मैंने आपको बताया किलो जूल पर आवर और आउटपुट क्या है, मेगावाट। तो हीट रेट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर आवर पर मेगावाट, ठीक। अब देखते हैं इंक्रीमेंटल रेट क्या है।
इंक्रीमेंटल और हीट रेट में क्या डिफरेंस है कि इंक्रीमेंटल में क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट लेना है, स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन इनपुट टू द स्मॉल चेंज इन द आउटपुट। अगर देखा जाए इंक्रीमेंटल रेट कैसे डिफाइन है, तो इंक्रीमेंटल रेट के दो तरीके से डिफाइंड है। एक तो है इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट, आपको बिल्कुल फॉर्मूला आराम से डेवलप कर लोगे। फॉर्मूला क्या है, इनपुट बाय आउटपुट, सो इनपुट क्या है, किलो जूल पर आवर पर मेगावाट, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट का एक्सप्रेशन देखोगे तो क्या है, कंबस्शन हो रहा है फ्यूल का, उसकी कुछ कॉस्ट होगी, तो इसमें हमने क्या लिखा है, रुपीज पर आवर पर मेगावाट। तो दिस इज द इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट एंड इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये हीट रेट और इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कैसे डिपेंडेंट है, तो इसका कर्व आप ये है, इस कर्व में आप ध्यान से देखिए कि जब पावर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, उस केस में भी क्या है, इंक्रीमेंटल रेट और हीट रेट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, जब पावर की वैल्यू ज़ीरो है उस केस में भी हीट रेट और इंक्रीमेंटल रेट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इस कर्व में आप दोनों कर्व्स को अगर कंपेयर करोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आना चाहिए कि ये दोनों कर्व एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट के लिए एक एम्फेसिस है, एक इन्फेरेंस है, दैट टू कर्व्स क्रॉसेस ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर हीट रेट इज़ मिनिमम। ये इसकी एक कंडीशन है। अगर हम लोग इंक्रीमेंटल कर्व और हीट रेट के करस्पॉन्डिंग अगर हमने कर्व बनाया तो हमको ये इन्फ्रेंस मिलनी ही है कि टू कर्व्स क्रॉसेस ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर हीट रेट इज मिनिमम। ठीक, so this is all about the concept of heat rate and incremental rate curve. Okay, now we will get to know what actually the concept of economic scheduling. Okay, अब हमको ये समझना है, तो हमने क्या किया है, इकोनॉमिक शेड्यूलिंग में दो बसेस ली हुई हैं और दोनों बसेस में क्या है, जनरेटर्स हैं और लोड है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन दोनों बसेस की जो जनरेटर्स हैं इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो आप देखिए इसके लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का कर्व बनाया हुआ है जो कि क्या है, आईसी वर्सेस इनपुट ऑफ द यूनिट, पावर इनपुट ऑफ द यूनिट। अब देखिए इसमें कर्व क्या है, एक कर्व है आपका सेकेंड, ठीक, और एक कर्व क्या है इसमें, फर्स्ट। अब आप देखिए फर्स्ट कर्व को ध्यान से देखिए, फर्स्ट कर्व का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो P1। ठीक, अब फर्स्ट कर्व की कॉस्ट क्या, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है, और सेकंड कर्व की आप जरा देखिए, पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज P2। ठीक, बट जो ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है कम पावर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, बट इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा। अब P2 पावर कम प्रोड्यूस कर रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा है, और एक ऐसा है जो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, कम है। तो हमें एक ऐसा ऑप्टिमल पॉइंट निकालना है जिससे दोनों की क्या हो जाए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर हो जाए। तो आप देखिए हमने 2 वाली में एक डाउन एरो दिया है। डाउन एरो का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक, और P1 में आप देखिए मैंने अप एरो दिया हुआ है, इससे क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग एक ऑप्टिमल इंक्रीमेंटल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे जिससे दोनों यूनिट क्या हो, इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे काम करें। ठीक, अब इसमें देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये चीज़ प्रूव करनी है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ यूनिट 1 शुड बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ यूनिट 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों यूनिट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हो, बराबर हो। अब इसके लिए प्रूव करने के लिए हमको एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि इस नेटवर्क में आउटपुट क्या है दोनों में, PD1 प्लस PD2। तो टोटल आउटपुट क्या है, PD, और दैट इज़ PD1 प्लस PD2। और टोटल कॉस्ट क्या है, अगर जनरेटिंग यूनिट की कॉस्ट देखा जाए पहली यूनिट की, तो दैट इज़ व्हाट, C1, और यूनिट 2 की देखा जाएगा तो क्या होगा, C2। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल जब आएगा C1 और C2 का, तो C1 और C2 में आप देखिएगा कि C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, P1 स्क्वायर P1 के फॉर्म में होगी। जैसे C1 की वैल्यू आ सकती है इस तरीके से 500 P1 स्क्वायर प्लस 100 P1 प्लस X। तो इसमें क्या है, C1 डिपेंड क्या कर रहा है, P1 के ऊपर कर रहा है, और C2 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P2 के ऊपर। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं, अब ये हम लोग को डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन मैंने आपको बताया कि हमको इंक्रीमेंटल कॉस्ट
यूनिट 1 की और इंक्रीमेंटल कॉस्ट यूनिट 2 की क्या रखना है, बराबर रखना है। अब हमने देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अब हमें क्या करना है, फॉर इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। एक हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है जिससे ये दिखाना है कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया है कि अगर सिस्टम लिया है जो कि सब्जेक्टेड टू क्या है, कंस्ट्रेंट है और ट्रांसमिशन लॉसेज नहीं है, तो हमने क्या लिखा है, पी डी माइनस पी जी इक्वल्स टू जीरो। आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव एक फंक्शन लिया है पी डी माइनस पी जी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, फंक्शन जीरो है। मगर अगर क्या है कि अगर हमारे पास सिस्टम में क्या है, अगर हमको सिस्टम प्रैक्टिकल सिस्टम में देखना है तो पी डी माइनस पी वन प्लस पी टू क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक, तो हम सिस्टम में एक लैग्रांजे मल्टीप्लायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक शेड्यूलिंग हमको क्या करना है, कि एक्सप्रेशन डेवलप करना है जिससे IC1 और IC2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया है कि जो सी टोटल है दैट इज C1 प्लस C2। ये जो सी टोटल आप देखिए यहाँ पे लिखा है सी टोटल C1 प्लस C2। ठीक, और अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये क्या होगा, सी टोटल C1 प्लस C2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी डी माइनस पी वन प्लस पी टू। ठीक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा, आपको टोटल कॉस्ट लेनी है प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वालिटी कंस्ट्रेंट लेना है। ठीक, बट अभी हमको क्या करना है, हमें इकोनॉमिक शेड्यूलिंग के लिए क्या करना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको इस सी टोटल को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को पहली यूनिट के रिस्पेक्ट में डीसी को dp1 के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक्सप्रेशन क्या सिंपल सा आ जाएगा, dc1 बाई dp1 प्लस dc2 बाई dp1। और मिनिमम के लिए क्या होगा, इसको इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमको इस एक्सप्रेशन को फर्दर मॉडिफाई करना है तो अब देखिए यहाँ पे लिखा तो क्या है dc1 बाई dp1, बट इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या लिखा है dc2 बाई dp1, जबकि होना यहाँ पे क्या चाहिए, dc2 बाई dp2। तो इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए हमने इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग dc2 बाई dp2 बनाने के लिए हमने क्या किया, dp2 से दोनों साइड ऊपर नीचे क्या करा, मल्टीप्लाई, जिससे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए dc2 बाई dp2। ठीक है, टोटल पावर क्या है, p1 प्लस p2 इक्वल्स टू p है। तो अगर हमको dp2 बाई dp1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, P2 की वैल्यू निकाल लें। तो हमने P2 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, P2 इक्वल्स टू P माइनस P1। P हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग dP2 को dP1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, -1। तो अब यहाँ पे आप देखिए यही मैंने इस एक्सप्रेशन में किया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे dP2 बाई dP1 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 दैट इज -1। तो एक्सप्रेशन अब हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो जो फाइनली एक्सप्रेशन आने वाला है वो एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक, इस एक्सप्रेशन में आप देखिए dc1 बाई dp1 इक्वल्स टू dc2 बाई dp2 आ गया। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए dp2 बाई dp1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसके बाद हमको एक्सप्रेशन क्या मिल गया, dc1 बाई dp1 इक्वल्स टू dc2 बाई dp2। और इससे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, IC1 इक्वल्स टू IC2 है। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास 3 यूनिट होंगी तो ये क्या हो जाएगा, IC1 इक्वल्स टू IC2 इक्वल्स टू IC3। 4 यूनिट होगी तो IC1 इक्वल्स टू IC2 प्लस इक्वल्स टू IC3 इक्वल्स टू IC4। और बस आपको क्या रखना है, आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट क्या करना है, P1 के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर P2 के रिस्पेक्ट में, फिर P3, फिर P4। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये चीज़ क्या कर दी, प्रूफ। तो इकोनॉमिक शेड्यूलिंग की कंडीशन क्या हो गई कि हमको इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हो गई, बराबर दैट इज dc1 बाई dp1 इक्वल्स टू dc2 बाई dp2 इक्वल्स टू dc3 बाई dp3 एंड सो ऑन। ठीक, अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एजम्पशन लेते हैं, लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में जानते हैं और ये जानेंगे कि लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ट्रांसमिशन लॉस और पेनल्टी फैक्टर का इम्पैक्ट क्या है और कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। तो हमने क्या करेंगे, अब हम लोग सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास n यूनिट है और n यूनिट क्या इकोनॉमिक शेड्यूलिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अगर आप देखोगे सबका इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमने देखिए वही जो अभी पहले डिराइव किया वो लिखा हुआ है dc1 बाई dp1 इक्वल्स टू dc2 बाई dp2 और अप टू dcm बाई dpm और इक्वल्स टू लैम्डा। हमने उसको जो कांस्टेंट आ रहा था उसको क्या मान लिया, लैग्रांजे मल्टीप्लायर। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनता है और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी। ठीक,
तो उसके लिए हमने क्या किया, लाग्रांजे फंक्शन बनाया। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते समय आप ध्यान रखिए, जैसे अभी हम लोगों ने पहले वाले केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था, बट ये क्या है, प्रैक्टिकल केस है। इसमें हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लॉसेस को भी कंसीडर करेंगे, और हम ये देखेंगे कि पेनल्टी फैक्टर कैसे डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पहला केस लेते हैं, उसमें ट्रांसमिशन लॉस नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक। तो इसमें हमने देखिए लाग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, दैट इज बेसिकली व्हाट, कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इक्वालिटी